हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आई एम सॉरी रियली सॉरी गाइस। एक्चुअली ना, जब मुझे ये जॉब का ऑफर आया था, मैंने आपको बताया था ना, मुझे जॉब मिला और जब मैं वहाँ शिफ्ट किया, इसके बाद जैसे कि सब कुछ गड़बड़ हो गई। मुझे स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं मिलता रिकॉर्ड करने के लिए। मैं सैटरडे के दिन ट्रैवल करके अपने घर वापस आई हूँ और तब जाके मैं इस रिकॉर्डिंग को कंप्लीट कर रही हूँ। कुछ भी क्यों ना हो, मैं आपको आपका ये एफएफ कंप्लीट करके दे देती हूँ ताकि मुझे भी तसल्ली मिलती रहे कि हाँ, मैंने स्टोरी अधूरी नहीं छोड़ी। क्योंकि मुझे पता है जब कोई स्टोरी अधूरी रहती है ना, तो किस तरीके से दिमाग का कचरा कचरा होता है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। बिकॉज मैं भी स्टोरीज़ को सुना करती हूँ, तो मुझे आपकी फीलिंग फील हो रही है। इसलिए आई एम रियली सॉरी गाइस। एंड शियान वांग के जो भी एफएफ हैं, उसको थोड़ा ब्रेक लग गया है। और वो ब्रेक इसलिए भी है क्योंकि मुझे सच में टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम मिलता भी है तो स्पेस नहीं मिलता है। क्या करूँ मैं, गड़बड़ है ना। पर आई प्रॉमिस, नेक्स्ट मंथ से आपको पहले की तरह एकदम टाइम टू टाइम अपडेट्स मिला करेंगे। रेगुलर स्टोरीज़ भी और वन शॉट भी आपको टाइम टू टाइम मिलेंगे। बट यार, नेक्स्ट मंथ तक के लिए थोड़ा कॉपरेट कर लो, बिकॉज यू ऑल लव मी ना। आप लोग मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, तो इतना कॉपरेट तो कर सकते हो ना। थैंक यू सो मच माई स्वीट हाइट्स। एंड फाइनली हम अपने स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। हम अपनी स्टोरी में काफ़ी आगे बढ़ गए थे, जहाँ पर विंग का रीबर्थ भी हुआ था और उसने अपनी कंपनी से एक घटिया इंसान को, जिसका नाम वेंजुलियो था, उसे बाहर निकलवा दिया था। वैन चाओ जो विंग का लवर है, या कहो था। विंग अभी अपने शूशू यानी लान वांगजी के पीछे पड़ा हुआ है। अपने डैडी और डैड से फाइनली फुल प्रूफ परमिशन लेने के बाद में अब वो वांगजी को अपने झांसे में फंसाने के लिए उसे कॉल उठाता है। उसे कॉल लगाता है और वहाँ पर ऐसा दिखाता है जैसे कि वो गिर गया हो। और उसके बाद विंग को कॉल रखने की आवाज़ आई थी, जैसे कि उसे पता ही था कि होना तो यही था। उस टाइम पे जो लान चचन है और मिंगाओ है, वो दोनों विंग के कमरे में आकर उससे पूछते हैं, विंग तुम ठीक तो हो ना। विंग कहता है, ओह डैड आप फिर आ गए। मैं आपको वार्निंग दिए देता हूँ, अभी शूशू आएंगे। आप दोनों में से कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा दिखाना जैसे कि आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, और साथ ही साथ आप लोग अपने आप में ही गुम है, सो चुके हैं। ऐसा दिखाना। खबरदार जो अपने कमरे से बाहर निकल के आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मिंगाओ विंग के पास आके उसके पास बैठकर कहता है, तुमसे बुरा और कोई हो भी सकता है क्या। विंग कहता है, डैडी आप समझते क्यों नहीं है, पता है वो आते ही होंगे, अब भी आते होंगे। ला सचिन मिंगाओ की तरफ देखकर कहता है, मुझे अब पूरा यकीन हो गया है, ये ना तुम्हारे ऊपर ही गया है। बिल्कुल तुम ना मिंगाओ की तरह हो। जिस तरीके से याओ ने मुझे परेशान करके रखा हुआ था ना, उसी तरीके से तुम मेरे भाई को परेशान कर रहे हो। पर एक बात याद रखना विंग, कुछ भी क्यों ना हो, तुम मेरे भाई को हर्ट नहीं कर सकते, भले तुम मेरे बेटे क्यों ना हो। ना तो मैं तुम्हें हर्ट दे सकता हूँ और ना ही मेरे भाई को। विंग कहता है, ओ फॉर डैड आप फिर से अपना वो लेक्चर लेके चालू हो गए। मैंने कहा ना शूशू को कुछ नहीं होगा। और मैंने शूशू की डायरी पढ़ी है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ था, कन्फेशन किया हुआ था कि वो मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, पर वो मेरे साथ नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों का रिलेशनशिप डिफरेंट है ना। वो मेरे शूशू है और मैं उनका नेफ्यू, इसीलिए। बट फीलिंग्स पे किसका जोर है, मैं उन्हें अपनी फीलिंग्स को रियलाइजेशन करा के रहूँगा। लाल सचिन और मिंगाओ बस अपना सर नामे हिला देते हैं कि वो अपने इस नॉटी बेटे का कुछ नहीं कर सकते। सचिन को अभी भी विंग के ऊपर शक है। वो वांगजी को हर्ट होते हुए नहीं देख सकते, पर वो उन्हें इतना पता है कि लान वांगजी बहुत तेज़ तरार इंसान है। जितना वो विंग के सामने शांत दिखता है, वो उतना ज़्यादा खतरनाक है, खौफनाक है। तो अगर विंग ने कुछ किया तो इसकी सज़ा लान वांगजी उसे खुद दे देगा। और इस बात के बारे में सचिन उसे नहीं रोकेंगे। वैसे भी वांगजी उसके नेफ्यू को कोई हार्श ट्रीटमेंट तो नहीं देगा, कोई सिंपल पनिशमेंट देगा। अब हम देखते हैं सीधा विंग का सीन। विंग जो कि फ्लोर पर एकदम लेटा हुआ था अपने पेट के भर पर,
पेट के बल पर वो लेटा हुआ था, साथ ही उसने अपने हाथों को फ्लोर पर फैलाया हुआ था और वो करा रहा था कोई तो आओ और ऐसा उसने तब करना चालू किया जब उसे पैरों की आवाज़ आने लगी। कोई तो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आ रहा था। जब वो शख्स वहाँ आ जाता है, विंग कहता है मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं गिर गया, मुझे कोई हॉस्पिटल लेके चलो, मैं गिर गया हूँ। तभी सामने वाला शख्स आकर कहता है, विंग तुम ठीक तो हो रहा? ये आवाज़ वो नहीं थी जिसका विंग इंतज़ार कर रहा था। विंग जब सामने देखता है तो वहाँ वेंचाओ था। इसे किसने अंदर आने दिया? और हाँ, विंग तो भूल ही गया, इसे तो उसने स्पेयर कीज दी थी ना। ओह शिट, विंग भी ना, कितना बेवकूफ़ इंसान है। वेंचाओ विंग को उठने में हेल्प करता है। विंग उसे झटके से अपने से दूर करके कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वेंचाओ कहता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे और तुम ठीक हो कि नहीं, मुझे इस बात की चिंता हो रही थी। विंग तुम ठीक तो हो ना? उसी टाइम पे लान वांगजी की एंट्री होती है। इतना ख़राब टाइमिंग क्यों है ये? विंग अपने मन में कहता है, क्योंकि वांगजी जिसने अपनी मुट्ठियों को तेज़ी से बांध लिया था। सुबह ही तो विंग ने रिव्यूज़ किया था कि वो इस वेंचाओ से नहीं मिलेगा और अब फिर इसके साथ अपने कमरे में। वांगजी क्या करे इसका? वांगजी सामने आता है और कहता है, मुझे लगा था तुम्हें कुछ हुआ है, अब जब तुम ठीक हो तो मुझे वापस जाना चाहिए। ऐसा बोलकर वांगजी जा रहा था। विंग उठकर वांगजी का हाथ पकड़ कहता है, शू शू शू, मैं सच में गिर गया था, मुझे सच में चोट लगी है, मेरा पैर बहुत बुरी तरीके से दर्द कर रहा है और मुझे नहीं पता कि ये अंदर कैसे आया। मुझे सच 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 में नहीं पता है, मैंने इस अंदर नहीं बुलाया, सच कह रहा हूँ। विंग जिसकी आंखों में मोटे मोटे मोतियों जैसे आंसू देखकर वांगजी का दिल ना पिघले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और विंग को खुद भी पता है ये चीज़ कि उसके आंसू देखकर वांगजी सच में पिघल जाएगा और इसीलिए तो उसने ये सब कुछ किया। वांगजी विंग के आंसुओं को पोंछता है और फिर जो वेंचाओ है उसकी तरफ बस घूर कर देखता है। वेंचाओ वहाँ से उठता है, लेकिन बिना किसी सवाल के वो बस लान वांगजी को बो करता है और कहता है, मैं बाद में आता हूँ शूशू, मैं तुम्हारा शूशू नहीं हूँ। वेंचाओ कहता है, स वो वहाँ से चला गया था। जब वो बाहर जाता है, लान हाउस से एकदम बाहर, तब वो अपने पैरों को ज़मीन में पटकते हुए बोलता है, इस बेवकूफ़ को पता नहीं क्या हो गया है, इसमें इतना दिमाग आया कहाँ से? न तो मेरा फ़ोन उठा रहा है और अब अपनी फैमिली के साथ भी इसने पूरा रीयूनाइट हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इसे बर्बाद कैसे करूँगा, इसकी प्रॉपर्टी मेरे हाथ में कैसे आएगी? दूसरा विंग जो वांगजी के ऊपर एकदम लीन हो गया था। वांगजी कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? विंग कहता है, मुझे चलते नहीं बनेगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चक्कर भी आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं बस मरने वाला हूँ। वांगजी विंग को घूर कर देखता है। विंग को पता है वांगजी गुस्से में हो जाएगा जब विंग अपने आप को नुकसान पहुँचाने वाली कोई भी बात कहेगा, और इसीलिए तो विंग ने जानबूझकर ये कहा। उसे बहुत मज़ा आता है वांगजी को टीज़ करने में। वांगजी विंग को सहारा देकर चलवाने की कोशिश करता है, पर विंग कहता है, नहीं चला जा रहा है, उठा भी नहीं जा रहा है, पैर उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, शू शू। वांगजी बस फिर विंग को देखता है। एक आह के साथ में वो विंग को अपनी बाहों में उठा लेता है। विंग वांगजी की बाहों में था, उस स्टाइल में जिस स्टाइल में उसने कभी किसी के बाहों में जाने के बारे में शायद ही सोचा हो, क्योंकि भले वो वेंचाओ के साथ में रिलेशनशिप में था, पर कभी इस तरीके के पोस्चर में उसने खुद को नहीं आने दिया। वो खुद को बॉटम कभी भी महसूस नहीं करना चाहता था। लेकिन लान वांगजी की बात अलग हो जाती है, उसके लिए तो वो बिल्कुल रेडी है। इसलिए विंग अपने आप को वांगजी को उठाने देता है। वांगजी उसे उठाकर सीधे बेड पर लेटा देता है और फिर उसके पैर को चेक करने लगता है। विंग के एंकल को वो हल्के से सहलाते हुए कहता है, क्या पेन हो रहा है तुम्हें? विंग कहता है, हाँ थोड़ा थोड़ा सा। वांगजी फिर फर्स्ट एड बॉक्स लाता है, फिर एक क्रीम निकाल कर विंग के पैर पर लगाता है, फिर उस पर स्प्रे भी करता है। विंग को दर्द हुआ था स्प्रे से, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, क्योंकि अगर वो कुछ कहेगा तो वांगजी कुछ ना कुछ समझ जाएगा। फिर वांगजी नीचे किचन में जाता है और विंग बस उसे पीछे से देखता रहता है। वांगजी पीछे से कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लगता है, बिना कपड़ों के तो और भी ज़्यादा हैंडसम होगा ना।
क्यों ना ऐसा प्लान बनाया जाए जिसमें मैं वांग जी को बिना कपड़ों के देख सकूं। मैं भी ना क्या क्या सोचता रहता हूँ, पागल हो गया हूँ। अगर इस बारे में शूशु को पता चला तो लगता है वो मेरा गला दबा देंगे। पर प्लान तो बिल्कुल अच्छा है, एग्जीक्यूट करता हूँ। विंग बेड से उठता है, जैसा उसने सोचा है उसके हिसाब से वो सीधे बाथरूम में जाता है। बाथरूम में जाकर वो इंतज़ार करता है कि उसे कुछ हलचल महसूस हो बाहर, क्योंकि उसने बाथरूम का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है तो उसे बाहर की कुछ आवाज़ें तो सुनाई दे ही जाएंगी। उसे जब आवाज़ आती है फुट स्टेप्स की तो वो फिर से चिल्लाता है, आह! इस बार वांग जी अंदर आता है। वांग जी कहता है, विंग। विंग जो नीचे गिरा हुआ था और सब जगह पानी पानी हो रखा था। वांग जी विंग को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और विंग वांग जी के हाथ को पकड़ के उस पर अपना पूरा वजन डाल देता है, जिसकी अचानक से उस वजन की वजह से वांग जी भी विंग के ऊपर ही गिर जाता है। वांग जी जब विंग के ऊपर गिरता है तो वांग जी के होंठ विंग के नेक पे जा लगते हैं और विंग के होंठ वांग जी के कानों पर। विंग बहुत ही धीमी आवाज़ में एकदम फुसफुसाते हुए वांग जी की पूरी बॉडी में एकदम कांटे उठवाते हुए कहता है, शूशु मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या आपको भी ठंड लग रही है? हाँ। वो आवाज़, जिस तरीके से विंग ने वो सब कुछ कहा, वो तरीका, सब कुछ वांग जी को अंदर से झंझोड़ने के लिए एकदम काफ़ी था। क्योंकि इसके बाद विंग ने देखा कि वांग जी जिसकी स्टिफ पड़ी बॉडी में कांटे उठाए हैं, उसकी बॉडी किस तरीके से अपनी जगह पर जम गई है विंग देख सकता था। और विंग को जब ये महसूस होता है तो वो बस स्माइल करता है, और उसके स्माइल को भी वांग जी महसूस कर पाया था क्योंकि उसके कानों पर उसके होंठ अभी भी लगे हुए थे। वांग जी गल्प करता है, विंग से वो दूर हटता है। जैसे जैसे वांग जी गल्प कर रहा था उसका एडम एप्पल्स ऊपर और नीचे हो रहा था। उसे देखकर विंग खुद भी गल्प कर रहा था, अपने लिप्स को लिक कर रहा था। और जिस एक्शन को वांग जी ने देखा, वांग जी ने बहुत गौर से देखा। विंग के पूरे फेस को वांग जी ने इतने करीब से सालों के बाद देखा है। जब से उसे ये लगने लगा था कि उसे विंग के लिए कुछ अलग महसूस होता है, वो विंग से दूर हो गया था। क्योंकि उनके बीच में जो रिश्ता है, उस रिश्ते की वजह से उनके बीच में कुछ दूरियां आना बहुत ज़रूरी था। वो अपने उस रिश्ते को, उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता था। उनकी कुछ बाउंड्रीज़ होती हैं जिसे वो बिल्कुल नहीं भुला सकता। लेकिन अभी इतने सालों के बाद विंग को उसने इतने करीब से देखा। कुछ टाइम तक उसी पोजीशन में रहने के बाद वांग जी अचानक अपने सेंस में आता है। वो विंग से दूर हटता है, कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है, वो मैं ऐसा बोलकर विंग की आंखें बंद होती हैं और वो बिल्कुल गिरने वाला था। उसका सर तो फ्लोर पर गिरकर बस फूटने वाला था। इससे पहले वांग जी ने उसके सर को पकड़ लिया। वांग जी विंग के चीक्स को हल्का सा टैप करता है, बोलता है, आशन आशन आशन। पर विंग बिल्कुल नहीं मूव करता। तो वांग जी फिर एक बार उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उठाने के बाद जब वांग जी आगे बढ़ता है तो अचानक ही शावर ऑन हो जाता है। शावर ऑन होने की वजह से वो पूरा भीग जाता है, साथ ही विंग भी पूरा भीग गया था। वांग जी पीछे मुड़ता है और जैसे तैसे करके उस शावर को ऑफ करता है। साथ ही वो वहाँ से बाहर निकलता है। पूरे कमरे में पानी पानी हो गया था। विंग के बेड पर भी पानी पानी हो गया था क्योंकि बेड शीट्स एकदम भीग चुकी थी, क्योंकि विंग की बॉडी भीगी हुई थी और वांग जी विंग को गोद में उठा कर लेकर आया था। वांग जी विंग को देख रहा था कि हुआ क्या है। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। कुछ देर पहले विंग जब वांग जी को देखता है, वांग जी जो गुस्से में आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तब विंग जिसे यकीन हो गया था कि अब वो बचेगा नहीं, इसलिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो विंग अपनी आंखें बंद करता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे वो बेहोश हो गया है। वांग जी उसे बचाता है और जैसे ही उसे अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ने वाला था, विंग जिसके दिमाग में जो वांग जी की निकेड बॉडी देखने का एक सपना चल रहा था, उसके लिए वो शावर को ऑन कर देता है, क्योंकि वांग जी का ध्यान तो विंग को संभाल कर बाहर निकालने में था, इस चीज़ पर नहीं कि विंग का दूसरा हाथ आखिर कर क्या रहा है। तो वो जैसे ही शावर ऑन होता है तब जाकर वांग जी उस शावर की तरफ देखता है, लेकिन तब तक तो विंग अपनी पोजीशन में आ चुका था। अभी वांग जी विंग को देखता है जिसकी पूरी शर्ट और जिसका ट्राउज़र्स उसके पूरे बॉडी से चिपके हुए थे। विंग के 6 एब्स
सामने दिखाई दे रहे थे। उसकी जो स्किनी बॉडी है वो भी दिखाई दे रही थी। वाइट कलर की शर्ट में तो उसकी बॉडी का कलर, शेप, उसके निपल्स, हर एक चीज़, उसकी जॉ लाइन बहुत ही क्लियरली शो हो रही थी वांग जी को। वांग जी फिर एक बार गल्प करता है। वो अपने शर्ट के 2 ऊपर के बटन खोल देता है, फिर अपनी शर्ट को ही निकाल देता है क्योंकि उसे ये तो करना ही होगा, उसके कपड़े गीले हो चुके हैं। फिर वो विंग की तरफ बढ़ता है। अपना हाथ एक पल के लिए आगे बढ़ाकर वो पीछे खींच लेता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। वो क्या करे, क्या किसी सर्वेंट को बुलाए? पर नहीं, कोई सर्वेंट विंग को इस निकट हालत में कैसे देख सकता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो विंग के फादर एंड डैड को तो बुला ही सकता है ना। तो वांग जी उनके रूम की तरफ जाता है। कई बार नॉक करने के बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वांग जी फिर एक बार कमरे में वापस आता है। फाइनली वो दिल पे पत्थर रख के सर्वेंट्स को बुलाता है। पर हद की बात तो ये है कि आज पूरे उनके घर में एक भी सर्वेंट्स नहीं था। और हद तो तब हो गई जब उसका खुद का डैड और मॉम वो भी घर में नहीं निकले। आखिर हो क्या रहा है इस घर में? अब वांग जी के पास एक ही ऑप्शन था कि उसे खुद ही विंग के कपड़ों को चेंज करना होगा, अदरवाइज़ वो बीमार हो सकता है। वांग जी आगे बढ़ता है, विंग की शर्ट के बटन को अनलॉक करते हुए वो उसकी शर्ट को निकाल देता है। जैसे ही वांग जी विंग की शर्ट को निकालता है, वांग जी जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता वो आगे बढ़ता है, विंग के चीक्स को हल्के से सहलाता है। सहलाने के बाद वो विंग के फोरहेड पर एक किस करता है और कहता है, बाबे मुझे माफ़ कर देना। ऐसा बोलकर वांग जी आगे बढ़ता है, विंग के लिप्स पर एक छोटा सा पैक करता है, एक छोटा सा टच। उसे हम किस भी कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज बस वो छोटा सा टच था, लिप से टच। लेकिन वो गर्म एहसास विंग को हुआ। विंग को वो गर्म एहसास हुआ जिसकी वजह से उसकी बॉडी में रोंगटे उठाए थे। विंग की बॉडी को कांपते हुए देखकर वांग जी डर गया कि क्या है, ये कोई दूसरा रिएक्शन हो गया है। वांग जी फिर तुरंत ही टॉवल लेके आता है, विंग को अपने से सटाकर। अब विंग की वेस्ट वांग जी की चेस्ट से बिल्कुल टच हो रही थी। उन दोनों के बीच में जो स्किन कांटेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था। विंग का तो मन कर रहा था कि अपने हाथ को ले और वांग जी के एब्स को वो टच करे। विंग जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है इस तरीके से पोजीशन में बैठने पर, क्योंकि वांग जी विंग के बिल्कुल पीछे था। शायद वांग जी ने विंग की अनकंफर्टेबलनेस को महसूस कर लिया था, लेकिन विंग अभी भी होश में आने का दिखावा नहीं कर रहा था, वो भी बेहोश ही दिखाई दे रहा था। और वांग जी विंग के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न था कि उसने और किसी चीज़ पर ध्यान तो दिया ही नहीं। फाइनली जब विंग को मौका मिलता है तो वो अपने हाथ को वांग जी के स्टमक पे घुमाने लगता है। वो उसके स्टमक पे अपने हाथ को घुमाए जा रहा था और घुमाए जा रहा था और घुमाए जा रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता हुआ कहता है, विंग। विंग जो धीरे से अपनी आंखें खोलता है। वांग जी विंग को देखकर कहता है, तुम मेरे साथ नाटक कर रहे थे। वो बहुत गुस्से में था, पर विंग जो वांग जी के चेस्ट पर ही अपना सर टिकाकर बोलता है, शू मैं बहुत थका हुआ हूँ, प्लीज़ मुझे रेस्ट करने दीजिए ना। वांग जी विंग की वॉइस में वो एक थकान समझ पा रहा था। असल में विंग थका हुआ है क्योंकि वो अपनी लाइफ से एक तरीके से थक गया है, लड़ते लड़ते थक गया है। लेकिन अब तक ज़िंदगी का ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। अब तक उसका जो मकसद है वो पूरा नहीं हुआ है। वो आराम नहीं कर सकता। वैन चाओ भी सही सलामत है, उसके बाकी के लोग सही सलामत हैं। जैसे उसे डिस्ट्रॉय करना होगा, इसके बाद ही वो कहीं आराम लेने के बारे में सोच सकता है। और पूरा आराम तो वो तब ले पाएगा ना जब वो अपने शूशू वांग जी को अपने प्यार में गिरा भी लेगा और उनसे कन्फेस करा लेगा और पूरा उनका और उन्हें अपना बना लेगा। तब जाकर तो वो आराम करेगा। अभी तो उसमें बहुत टाइम है। जब वांग जी को विंग की थकान भरी आवाज़ सुनाई देती है तो वो कुछ ज़्यादा कुछ कहता नहीं है, बल्कि इतना कहता है, कपड़े चेंज कर लो, तुम बीमार हो जाओगे। विंग वांग जी के नेक में अपने हाथों को डालकर कहता है, शूशू मैं बहुत थका हुआ हूँ, आई स्वेयर अगर मैं थका नहीं होता तो मैं अपने कपड़े खुद चेंज कर लेता, पर मैं ना सच में बहुत थका हुआ हूँ। ऐसा बोलते हुए विंग की आंखें भारी हो रही थी और कुछ ही टाइम में वो सच में सो चुका था।
इस बार विंग नाटक नहीं कर रहा था, बल्कि वो सच में सो गया था। वांग जी विंग को देखता है। विंग की वो चेस्ट जो अप एंड डाउन जा रही थी जब जब विंग सांसें ले रहा था, क्योंकि अब विंग सो रहा है इसलिए। विंग को वापस बेड पर लिटाने के बाद वांग जी विंग के पैंट्स को निकालने लगता है। फिर वो उसके ध्यान जाता है विंग के अंडरगारमेंट्स पर। क्या विंग के अंडरवेयर्स को भी उसे निकालना होगा? पर वो ऐसा कैसे कर सकता है? वांग जी अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर उसे निकालता है और दूसरे न्यू पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स विंग को पहनाता है। इसके बाद जाकर वो अपनी आंखें खोलकर विंग को पूरा ड्रेसअप करता है, उसकी बेडशीट्स को चेंज करता है और उसके बेड को अच्छे से क्लीन करने के बाद विंग को उस पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। उस ब्लैंकेट के गर्म एहसास में विंग सच में बहुत अच्छा महसूस करता है, लेकिन विंग की आंखें आधी खुली हुई थी। वांग जी विंग की आंखों को देखकर कहता है, आशियन सो जाओ। विंग वांग जी के हाथ को होल्ड करके कहता है, शू आप मेरे साथ सो जाइए, मुझे ठीक लगेगा। फिर अगर रात में मेरी तबीयत खराब हुई तो मैं कैसे कहूँगा? विंग के इस पिटीफुल लुक को देखकर वांग जी रेजिस्ट नहीं कर पाया। वो विंग के पास में ही लेट गया, पर यह बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था उसके लिए। पर जो भी था बहुत अच्छा था, क्योंकि विंग इसके बाद वांग जी के करीब आया और उसके ऊपर अपने पैर को रखकर अपने हाथ से विंग को वांग जी को बिल्कुल किसी पांडा की तरह हक करके और वो सो गया था। वांग जी जब विंग को इस पोजीशन में देखता है तो वो एक छोटी सी स्माइल पास करता है। विंग बहुत क्यूट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। उसका बाबे जिसे वो किसी को नहीं देना चाहता और ख़ुद से भी उसे नहीं नुकसान पहुंचाना चाहता। सबसे छुपा कर वो खुद से भी उसे बचाकर कहीं दूर रख देना चाहता है, जहाँ पर विंग बस खुश रहे और खुश रहे और खुश रहे। इसके अलावा वांग जी कुछ नहीं चाहता। अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब विंग जागता है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि लान वांग जी उसे सोता हुआ छोड़कर उसकी नींद का फ़ायदा उठाकर भाग गया है। विंग तुरंत नीचे उतर कर आता है, जहाँ पर उसका डैडी यानी वेन जो मिंग्याओ है वो वहीं बैठा हुआ था। मिंग्याओ के हाथ में कॉफ़ी थी, साथ ही उसके पास में ही उसके फादर इन लॉ यानी मिस्टर लान वो बैठे हुए थे। लांचर नहीं, मिस्टर लान। विंग उन दोनों को देखकर कहता है, शू कहाँ है? मिंग्याओ अपने फादर इन लॉ की तरफ देखकर और उनकी तरफ देखकर कहता है, देखा मैंने कहा था ना, मैं आपसे बैट जीत जाऊंगा। विंग कहता है, कौन सी बैट, कैसी बैट? मैं कह रहा हूँ शू कहाँ है? वो मुझे मेरी नींद में छोड़कर भाग गए, मुझे संसार मैंने नहीं देखा। मैं उनसे गुस्सा जाऊंगा, अब मैं बात ही नहीं करूंगा। मिंग्याओ जो अपने फादर इन लॉ की तरफ देखकर स्माइल करता है, उसका फादर इन लॉ बस अपना सा नाम हिलाकर कहता है, बेटा तो तुम्हारा ही है, तुम ही समझ पाओगे कि आखिर ये चाहता क्या है और कर क्या रहा है। पता नहीं क्या होगा इसका। वो कुछ पैसे निकालते हैं, एक ब्लैक कार्ड, और निकाल कर मिंग्याओ के हाथ में देकर कहते हैं, लो तुम्हारा तोहफा, तुम जीत गए हो हमारी बैट। विंग कहता है, अगेन आप लोग बैट की बारे में बात कर रहे हैं, मेरे बारे में तो सोचिए। मिंग्याओ कहता है, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ मैं। वैसे भी ये जो पैसे मुझे भी फादर इन लॉ से मिले हैं ना, ये हम तुम्हारी डॉरी में दिखे। विंग कहता है, डॉरी मेरी? क्या आप मेरी शादी करा रहे हो शू से? मिंग्याओ विंग की तरफ देखकर कहता है, अगर वो मान गया तो मैं तो मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूँगा, लेकिन अगर नहीं माना तो मैं सचिन को फोर्स नहीं करूँगा, क्योंकि वांग जी की अपनी ज़िंदगी है, हम उसे किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आप ये सब किसके सामने बोल रहे हो? मैंने आप दोनों को बताया था मैंने। तभी जो उसका ग्रैंडफादर है विंग का, मिस्टर लान कहता है, तुम नहीं बताओगे तो क्या मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम अब मेरे दूसरे बेटे पर दौड़े डाल रहे हो? बताओ, मेरा खुद का जो ग्रैंडसन है वो मेरे खुद के सन पर डोरे डाल रहा है। कैसा ज़माना आ गया है आजकल के बच्चे भी ना। वो ऐसा बोलकर वहाँ से चले गए थे। विंग कहता है, शू कहाँ है? मिंग्याओ कहता है, ऑफिस में। ठीक है, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ। तुम और ऑफिस? विंग अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी ऑफिस नहीं गया और आज वो ऑफिस जा रहा है। वाह, ये तो चमत्कार हो गया। वांग जी की वजह से सही, पर कम से कम विंग अब बिजनेस में थोड़ा माइंड तो लगाएगा।
विंग सीधे अपने ऑफिस जाता है, जहाँ पर जाकर वो रिसेप्शनिस्ट से बोलता है मुझे मेरे शूशू से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट कहती है एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारे शूशू का नाम बताओगे तुम? विंग कहता है लायन वांग जी। लायन वांग जी हमारी कंपनी के सीईओ से मिलना चाहते हो? अपॉइंटमेंट है तुम्हारे पास? विंग कहता है मुझे अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कॉल करो बताओ, कह देना आशियन आया है, वो सब समझ जाएंगे और आ जाएंगे। वो रिसेप्शनिस्ट कहती है तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हो बच्चे। जितना हमें पता है हमारे जो सीईओ हैं ना तो उनका कोई भाई है ना बहन है, तो उनका कोई नेफ्यू भी नहीं होगा, तो तुम कुछ लगते नहीं हो उनके। और जैसे कि तुमने कहा तुम अपने अंकल से मिलने आए हो, तो तुम किसी और लान वांग जी के पास आए होंगे। हमारे यहाँ एक ही लान वांग जी है जो कि यहाँ के सीईओ हैं। विंग कहता है कितने बेकार लोगों को काम पे रखा हुआ है, हाँ, तुम लोगों को तो फायर कर देना चाहिए। वहाँ पे एक और लड़की थी जो आगे आकर कहती है फायर तो तुम्हें कर देना चाहिए और तुम्हारे उस लान वांग जी को कर देना चाहिए। कितने बेवकूफ़ लोग हैं जो हमारे यहाँ कभी भी मुँह उठाकर चले आते हैं, इन लोगों को बिल्कुल अक्ल नहीं है। तभी विंग देखता है जो एलिवेटर है वो खुला था, जिसमें से लान वांग जी बाहर निकल के आया था। लान वांग जी को देखकर विंग कहता है शू शू। लान वांग जी विंग को देखता है, उसकी तरफ आकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग कहता है मैं कुछ भी करूँ, पर आपकी ये रिसेप्शनिस्ट और ये लड़की इन्होंने मुझसे कितना गलत कहा। ये दोनों बहुत गंदी है, इन्हें जॉब से निकाल दो। वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और फिर वो विंग की तरफ देखकर कहता है ये मेरा नेफ्यू है। विंग कहता है क्या? मैंने निकालने के लिए कहा है, इंट्रोडक्शन के लिए नहीं कहा है, इन दोनों को जॉब से निकाल दो। जो रिसेप्शनिस्ट थी वो आगे आकर कहती है अगर बॉस अपने सेक्रेटरी को भी बाहर निकाल देगा तो वो क्या करेगा? विंग कहता है सेक्रेटरी? तुम सेक्रेटरी लगती तो नहीं हो, बेवकूफ़ लड़की कहीं की। वांग जी विंग की तरफ देखता है कि ये विंग आखिर चाहता क्या है। वांग जी कहता है विंग कहता है रो आप इसलिए मुझे डांट रहे हो ना क्योंकि आपको इन दोनों में से कोई लड़की एक पसंद होगी। मैं समझ गया हूँ, इनमें से कोई एक मेरी आई है ना, मैं समझ गया हूँ। अब आप मुझे नहीं प्यार करते, आपकी ज़िंदगी में कोई और है ना। विंग के ये मोटे मोटे आंसू देखकर वांग जी खुद को नहीं रोक पाया। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है, उसे खींचते हुए एलिवेटर में ले जाता है और ले जाकर बंद कर देता है एलिवेटर को, और सीधे अपने फ्लोर का बटन दबा देता है, अपने ऑफिस का बटन दबा देता है। विंग को वो गले लगा कर कहता है ऐसा नहीं है। विंग कहता है तो कैसा है? आपको पता है मैं तो आपके बिना रह भी नहीं पाता, और आप तो सुबह सुबह मुझे जगाए बिना यहाँ भी आ गए, और यहाँ आने के बाद देखो इन लड़कियों के साथ घूम रहे हो, रह रहे हो, बातें कर रहे हो, इनका साथ दे रहे हो।